पर अभी जो आज चैप्टर चालू कर रहे हैं ये पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये तो आप गारंटी समझ लो। इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पक्का है, नहीं तो ये मान के चलना एक 4 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब जो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड्स में वो एक इसका पक्की बात आएगा ही आएगा। अब अपन देखो एक बार चैप्टर 6 को टाइम पीरियड वाइज समझ लेते हैं। एक बार पहले आप टाइम पीरियड पढ़ो। 1991 मतलब अपन कौन से फेज में आ चुके हैं? सरकार के इंडिया के थर्ड फेज में। देखो 1947 पहला फेज था जब ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर रूल कर रही थी, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट जस्ट हुए थे, वो अपना कॉलोनियल पीरियड जिसको बोलते हैं। तो 1947 का कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉलोनियल पीरियड से, जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा। फिर चैप्टर 3, 4, 5 की बात करी जाए तो वो पीरियड है 1950 से लेकर 1990 तक का, 1950 से लेकर 1990 तक का। इस फेज के बीच में हमारे पास सरकारी इंडस्ट्री, सरकार का राज था। और 1991 में यहां पे जाके चाबी मिली है टाटा बिरला अंबानी को। मतलब यहां पे जाके की रोल आया है टाटा बिरला अंबानी का। मतलब प्राइवेट सेक्टर अब आया है। कौन लेके आया? सर अपने आप आ गया? नहीं, उसके लिए नई पॉलिसी बनाई। मतलब ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी हटा के अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चालू हो रही है। पहले बेसिक बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या हुआ। पहले अपन बेसिक बात करेंगे। इसके अंदर 3 चीजें हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीजें हैं। लिबरलाइजेशन पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। मैंने आपको 10 बार एक चीज बोली है, वापस रिपीट कर देता हूं। लिबरलाइजेशन का पहले बेसिक मीनिंग निकालो। बेसिक मीनिंग मतलब इंग्लिश टू हिंदी करो। लिबरल सर मतलब कुछ फ्रीडम जैसा, कुछ ऐसा जो बंदिशें हटाने जैसा है। एग्जैक्टली करेक्ट। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शन। मतलब सोचो इस टाइम पीरियड से पहले, मैं 1 मिनट वापस रुक जाता हूं। चैप्टर पढ़ने से पहले पता है, कुछ भी आगे जाने से पहले टाइम पीरियड को निकालो। अब सोचो इससे पहले क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे। अब आओ वापस इस टॉपिक पे, लिबरलाइजेशन क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे। सरकार ने सर लाइसेंसिंग लगाई थी, आईपीआर 1956 आपने जब पढ़ाया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था, और सर वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म से सारे रेस्ट्रिक्शन, जितनी भी बाउंडेशन जहां जहां दिख रही है उनको हटाओ। ये सरकार ने किया था। लिबरलाइजेशन में फ्रीडम वाज प्रोवाइडेड, मतलब फ्रीडम फ्रॉम ऑल रेस्ट्रिक्शंस। पढ़ेंगे डिटेल में। पहले आते प्राइवेटाइजेशन। वर्ड से ही कुछ नहीं हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। और मैंने आपको बोला था जिस भी वर्ड के पीछे ये जेशन आ जाए, अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो ये जेशन वर्ड मतलब उस सेक्टर का बढ़ना। प्राइवेट सेक्टर की यहां पे बहुत बढ़ोतरी हुई थी। टाटा ने अपनी नई नई इंडस्ट्रीज खोली थी, अंबानी एकदम एग्जिस्टिंग रूल में आया था। टेलीकम्युनिकेशन मतलब लैंडलाइन कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर के पास गई थी, बहुत कुछ हुआ था। देन ग्लोबलाइजेशन, देश को दूसरी कंट्रीज के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना, इंटरडिपेंडेंट बनाना, ये ग्लोबलाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज कैसे क्या क्या हुआ। बट उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सर जरूरत क्या थी रिफॉर्म की? व्हाट वाज द नीड ऑफ एलपीजी? व्हाट वाज द नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? या फिर व्हाट वाज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? जरूरत क्या थी? अब पहले एक बार ये समझो जरूरत क्या थी में सबसे पहले सरकार के जितने भी लोग थे उनके कारण करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। और दूसरी चीज, करप्शन इज नॉट द मेन पार्ट, करप्शन के कारण सरकार के खर्चे ज्यादा और कमाई कम। खर्चे ज्यादा और कमाई कम, जिस मोमेंट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। वापस बोल रहा हूं, खर्चे ज्यादा और कमाई कम को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। जब सरकार के सालाना खर्चे ज्यादा दिखाई दे और सालाना कमाई कम हो, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स, इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। उस टाइम पे 1980 1981 में 5.4% डेफिसिट था। मतलब सिर्फ इसका क्या मतलब है? 5.4 मतलब आप ये समझो अगर कि सरकार 100 करोड़ कमा रही है तो करीब करीब 105 करोड़ का खर्चा था। और ये 8.4, ये 1990 का फिगर है। 1990 में 8.4% डेफिसिट था। मतलब अगर सरकार कमा रही है 100 करोड़ तो 108 करोड़ कम से कम, एक करीब करीब 108 करोड़ का खर्चा। तो ये अपना बहुत बड़ा नुकसान जा रहा था। तो प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना एक बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी कि नहीं, उनको बुलाना ही पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट कम करना था। पहला दिक्कत तो ये। दूसरा बीओपी डेफिसिट। अब ये नई कहानी क्या है? बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सरकार का जो बाहर से पैसा आ रहा था और जो बाहर पैसा जा रहा था, ठीक है, कोई भी कारण हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, बाहर रेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कुछ भी हो, वो बाहर से पैसा आ तो कम रहा था और जा ज्यादा रहा था, उसको बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। व्हेन
पेमेंट आउटसाइड द इकोनॉमी इज मोर देन इनकम अर्न्ड, इट इज नोन एज बीओपी डेफिसिट। ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा था, इसके कारण प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना बहुत जरूरी थी। इट वॉज अ सर्टन नीड फॉर एलपीजी। ओके, नेक्स्ट, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान सुनना, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब डॉलर की गुल्लक में कमी आ चुकी थी। अब ये नहीं क्या चीज है, देखो डॉलर अपनी गुल्लक मतलब रिजर्व्स में होने चाहिए, यूएस डॉलर जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगर जितने डॉलर कम ना उतना डॉलर का भाव बढ़ेगा। आपको अगर इस टॉपिक का डिटेल इलैबोरेशन चाहिए ना तो आप मेरे चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का वीडियो देख लेना, उसमें आपको इसका बहुत डिटेल एक इलैबोरेशन मिल जाएगा और आपके 12th का ही है तो फायदा भी हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं वापस, डॉलर की गुल्लक में कमी आ गई। मतलब क्या है, डॉलर की गुल्लक जितनी कम होती है ना उतना डॉलर का भाव 60 से 70, 70 से 80 मतलब 60 से 70 जिसको अपन बोलते हैं डेप्रीशिएट होता जाता है। डॉलर का भाव मतलब कहने का मतलब है इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रीशिएट होती जाएगी। अभी इंडियन रुपी की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई, उस वक्त हालत क्या थी, गवर्नमेंट हैड टू मॉर्गेज कंट्रीज गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक। मतलब समझ आ रहा है, गवर्नमेंट को अपना गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास रखना पड़ा, डॉलर इतने कम हो गए थे। तो अल्टीमेटली इसके कारण भी प्राइवेट सेक्टर को चाबी देना बहुत जरूरी थी। अंबानी साहब को बोलना बहुत जरूरी था कि भाई बाहर आप एक्सपोर्ट करो तब जाके डॉलर की गुल्लक बढ़ेगी। तो एक ये थर्ड कारण बन गया। फिर प्राइस स्पाइरल, ये क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बोलते हैं इसको। इन्फ्लेशन, प्राइसेस चीजों की इतनी बढ़ती हुई दिखाई दी कि प्राइस स्पाइरल के कारण भी सरकार ने बोला कि अब चाबी प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेगी। एंड लास्टली पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर बात करी जाए, पब्लिक कंपनीज जितनी भी थी उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर था, उनके अंदर एम्प्लॉइज बहुत वेस्ट हो रहे थे, मतलब डिस्गाइज्ड हो रहे थे। उधर मैनेजर जो थे उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जा रहा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का तो बहुत पुअर था। अल्टीमेटली यही इसका आंसर है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द नीड ऑफ एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। स्क्रीनशॉट खींचो, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके। सो गाइज ये हम चालू कर रहे हैं लिबरलाइजेशन। देखो सबसे पहला टॉपिक आपको बता दूं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका आपको एक एक कंटेंट याद होना चाहिए। रीजन ये चैप्टर सबसे हेवीएस्ट वेटेज का है। अभी लिबरलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो लिबरलाइजेशन क्या चीज है बेसिकली, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया जस्ट अभी उसमें क्या था, फ्रीडम। हाँ भाई फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज से सर, फ्रीडम सारे पुराने रेस्ट्रिक्शन से। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस या पुराने चैप्टर नहीं पढ़े तो देखो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि लिबरलाइज करना है तो किन चीजों को करना है, पुरानी चीजों को, जो पुराने रेस्ट्रिक्शन थे जो कि अपन लोगों ने वीडियो 3, 4 इनमें पढ़े, मतलब कि जो चैप्टर 3, 4 में है जो सरकार ने लगाए थे। देखो सरकार ने, एक बार इतना डिटेल में बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा क्या क्या था। सरकार ने क्या लगाया था, सरकार ने सर एक तो इंडस्ट्री पे लाइसेंसिंग लगाई थी, वो पढ़ा था अपन ने IPR 1956 में। उस लाइसेंस में सरकार ने एक तो कोटास और दूसरे लगा दिए थे टैरिफ्स, मतलब कि टैक्सेस और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो अब आपको इसमें ये करना है कि लिबरलाइज करो, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे हो ना। तो लिबरलाइजेशन में 1991 में प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल फ्रीडम दिया गया। अच्छा सर किन किन सेक्टर में, तो इनको बोला जाता है लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स। सर लिबरलाइजेशन तो खुद एक रिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस इज टर्म्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए, तो उसमें पहला बदलाव किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहली चीज क्या करी गई, टाटा, बिरला, अंबानीज, एवरीवन वाज सेड कि भाई नाउ देयर इज नो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, मतलब एक्सेप्ट लिकर इंडस्ट्री, सिगरेट, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इनके अलावा सारी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, कोल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, देन इलेक्ट्रॉनिक, सब में सारे प्राइवेट सेक्टर को बोला भाई आओ आप लोग इंडस्ट्री चालू करो, फटाफट से आप लोग तो जीडीपी बढ़ाओ जो देश को रिक्वायरमेंट है अभी। दूसरी चीज क्या करी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन सर मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। पहले अगर 1990 से पहले की अगर जर्नी को देखा जाए, सारी इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे लिखा था पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कर दी गई। सरकार ने पहले अपने लिए बिल्कुल लिख रखा था कि ये 17 इंडस्ट्रीज में कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। 1990 मतलब 1991 में ये चीज पूरी बदल गई। सरकार ने 17 से डायरेक्ट क्या कर दी, 8 इंडस्ट्रीज लॉक रखी, बाकी 9 इंडस्ट्रीज मतलब 17 से 8
को लॉक रखा, बाकी 9 इंडस्ट्रीज को बिल्कुल दे दिया, हाँ भाई आप लोग प्राइवेट सेक्टर आ जाओ। मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 इंडस्ट्रीज टू 8 इंडस्ट्रीज। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। देखो वापस आओ चैप्टर नंबर 4, मतलब इंडस्ट्रियल जो 1990 से पहले हुआ था। सरकार ने जो इंडस्ट्री के लिए क्या किया था, सरकार ने बोला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलो, हम आपको इंडस्ट्रियल शॉप्स देंगे। याद आया? नहीं तो चैप्टर 4 का वीडियो देखो। क्या देंगे? इंडस्ट्रियल शॉप्स। किसके लिए देंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब उस टाइम पीरियड में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज किया जा रहा था। सारे ये एरिया जो है, ये एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है, ये एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, रिजर्व कर दिया था। इधर कभी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं आएगी, ये एरिया गांव को डेवलप करेगा। अब सरकार ने बोला उस एरिया को डी रिजर्व कर दो भाई, आने दो लार्ज स्केल को, आने दो जिसको आना है, टाटा, बिरला, अंबानी, एनीवन वांट टू ओपन देयर इंडस्ट्री, ओपन करें, जीडीपी बढ़ेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर को चाबी दे दी, तो डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्वेशन था उसको हटाया, उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन। और सर क्या किया? एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया। बोला टाटा, बिरला, अंबानी को जितना प्रोड्यूस करना है करो। अभी आपको हम लोग चाबी दे रहे हैं, आप लोग जीडीपी बढ़ाओ, इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाओ। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। सरकार ने पहले क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, वापस जाओ आईपीआर 1956 में। क्या किया था सरकार ने? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि कोई भी बाहर से कैपिटल गुड नहीं मंगाएगा, मशीनरी बाहर से नहीं मंगाएगा। अब सरकार ने बोला भाई मशीनरी तो जरूरी है, आप इंडस्ट्री को लोगे, मशीनरी नहीं जरूरी है, तो मशीनरी जरूरी है। नाउ यू आर फ्री टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। सरकार ने ये बनाए इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। बट इसमें मैं आगे जाने से पहले हर टॉपिक का आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप देखो इसका क्वेश्चन और खींचो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ गाइस, तो आगे हम देखते हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक, आरबीआई, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि पैसा देते थे। अब आप ये जान के हैरान होंगे, 1990 से पहले आरबीआई वाज द ओनली अ रेगुलेटर। ये सर क्या? रेगुलेटर का मतलब कंट्रोलर। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था, बैंक रेट डिसाइड करता था, सब आरबीआई करता था, पर बिल्कुल नॉन ऑटोमेटेड सिस्टम था। अब सर ये क्या बोल रहे हो, थोड़ा इजी बोलो। तो नॉन ऑटोमेटेड में सब आरबीआई से पूछ के करना पड़ता था। प्राइवेट बैंक का तो नामो निशान नहीं था, कोई प्राइवेट बैंक कहीं दिखता ही नहीं था, एक्सिस बैंक ये सब कोई था ही नहीं। तो सरकार ने सबसे पहले बोला अब बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि लोन पहुंचाना बहुत जरूरी था, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बनाया। आरबीआई वाज कन्वर्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। आरबीआई को एक कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बना दिया। प्राइवेट सेक्टर का खुलना चालू हुआ, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आए जो कि बहुत सस्ते दामों में इंटरेस्ट रेट के साथ और लोन प्रोवाइड करने लगे। प्राइवेट सेक्टर, टाटा, बिरला, अंबानी उनसे लोन लेके इंडस्ट्रीज खोलने में सक्षम रहे, जिससे हमारा देश आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। तो ये बहुत जरूरी था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बनाना। ये देखो मैंने लिख रहा है न्यू बैंक स्टैब्लिश्ड। तो इसके डिटेल आपको कैसे लिखनी है, मैं इसका एक बार आपको वापस, इसके अंदर और ज्यादा डिटेल नहीं है, बट इसका एक बार क्वेश्चन देखना। लैंग्वेज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज इसकी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन देखो इसका और खींचो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो इस टॉपिक के बाद हम आते हैं लिबरलाइजेशन के थर्ड रिफॉर्म पे, फिस्कल सेक्टर। देखो गाइस, फिस्कल वर्ड कहीं पे भी सुनो, पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, कहीं पे भी फिस्कल मतलब सरकार की टैक्स और सब्सिडीज की पॉलिसी को बोलते हैं। सरकार जब अपने टैक्स और सब्सिडीज को एक साथ बोलेगी तो उसको फिस्कल चीज बोलेंगे। फिस्कल पॉलिसी सरकार की, जो आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। अच्छा, डिटेल में पढ़नी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वीडियो देखना, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड वाला। अभी बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म। ये क्या है सर? नए रिफॉर्म बनाए टैक्स और सब्सिडीज के। पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था। मतलब आप ये जान के हैरान होंगे, पहले करीब करीब सबको, सारे प्राइवेट सेक्टर, इनको 1990 से पहले काफी टैक्सेस देने पड़ते थे। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख के भाई ये भी देना, ये भी टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, ये भी है, ये भी है। सरकार ने बोला इतने टैक्सेस देख के कोई प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं है, डर जाता है भाई इतने टैक्सेस कौन पे करेगा, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टैक्स का। सरकार ने उस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। किसके अंदर किया? फिस्कल रिफॉर्म्स में। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्सेस की रेटें भी कम करी और सब्सिडीज की रेटें बढ़ाई। टैक्सेस कम करेगा सर, रीजन क्या था? टैक्स इसलिए कम करा, सरकार ने बोला टैक्स कम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा, और प्राइवेट सेक्टर को अभी लिबरलाइज भी किया है तो उनको प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज खोल के देनी पड़ेगी। मतलब टैक्स कम करा, सब्सिडीज बढ़ाई और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। मेन लाइन ये है, न्यू सिंपल टैक्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सरकार, बाय गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन known as fiscal reforms. The earlier policy was very complex which discouraged the private sector to invest.
तो अपन बात करते हैं फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स में अपने को क्या लिखना है, मेनली इतना सा ही लिखना है, डिटेल नहीं है, इसका क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, इसके अपन टॉपिक इतना सा पढ़ेंगे काफी है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडस्ट्रियल है और दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, दूसरी चीज डॉलर की गुल्लक से रिलेटेड। सर ये डॉलर की गुल्लक ना आप 4-5 वीडियो में 6-7 बार बोल चुके हो, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल कर ही लेते हैं। पहले डिटेल करने से पहले सरकार ने किया क्या वो देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मतलब सर डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन में एक्सचेंज हो सकता है, डॉलर कहीं पे भी एक्सचेंज हो सकता है, उसका रिफॉर्म बनाया सरकार ने। बोला डॉलर की गुल्लक को भरना बहुत जरूरी है, डॉलर की गुल्लक बहुत कम हो गई थी, मींस इंग्लिश में बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत डिक्रीज हो गए थे। डॉलर की गुल्लक को भरने के लिए सरकार ने बोला डीवैल्यूएशन करो। सर ये क्या है डीवैल्यूएशन? डीवैल्यूएशन क्या होता है? सरकार जानबूझ के डॉलर का भाव 50 रुपए से 60 रुपए कर देती है। सोचो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, सरकार जानबूझ के कैसे करेगी? सर आप क्या बोल रहे हो? ये 50 से 60 मतलब कि हमारे ही देश के लिए नुकसान करेगी। और क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सरकार डेलिबरेटली, व्हेन डेलिबरेट एक्शन इज टेकन बाय गवर्नमेंट, व्हेन वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इज इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज टू 70 रुपीज। ये आपने क्या लिखा? इट इज जस्ट मेयर एग्जाम्पल, ये सरकार ने किया नहीं। अपन बात करते हैं डीवैल्यूएशन किया। मैं 60 रुपए 70 रुपए को हटा रहा हूं, पर 60 रुपए से अगर 70 रुपए कर दें तो सर इससे तो आप ये सोच के देखो ना, विदेश से जो गुड्स आ रहे हैं वो तो कम हो जाएंगे, बाहर से गुड्स मंगवाना कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये किया ही इसके लिए था ताकि इंपोर्ट्स डिस्करेज हो। और सर दूसरा फायदा क्या है? सोचो, अगर ये मार्कर मैं यूएस, इंग्लैंड, वेरेवर अगर बेचूं, मान लो मुझे इस मार्कर का $1 मिले, उस टाइम के हिसाब से $1 के मेरे को कितने मिलने चाहिए? 60 रुपए। पर सोचो सरकार ने क्या करा मेरे फायदे के लिए? 60 का डायरेक्ट 70 भाव कर दिया। मैं सोचूंगा यार फटाफट से बढ़िया क्वांटिटी में मार्कर बाहर बेचता हूं, खूब पैसा मिलेगा, 70 रुपया मिल रहा है $1 का। इस कारण मेरे एक्सपोर्ट्स एनकरेज हुए, इंपोर्ट्स डिस्करेज हुए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन देश का बढ़ा। डिवैल्यूएशन इज अ स्ट्रैटेजी। जब सरकार जानबूझ के डॉलर का भाव 60 से 70, 50 से 60 ऐसे कर देती है, तो सर ये किया था क्या? बिल्कुल किया था। 1991 में सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में ये किया था, डॉलर की गुल्लक को बढ़ाने के लिए। विदेश से डॉलर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। विदेश से डॉलर आएगा, डॉलर की गुल्लक बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इसी को तो बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो सरकार ने किया, एंड नोन एज डीवैल्यूएशन। और क्या किया सर? अब आते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसको अपन कॉमन भाषा में बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को दोनों को बढ़ाना था। सरकार ने बोला दोनों के जो टैक्सेस हैं उनको कर दो कम। अभी सर आप ऊपर बोल रहे हो इंपोर्ट कम किया, नीचे बोल रहे हो इंपोर्ट बढ़ाया। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सरकार को एनकरेज करना था बाहर के देशों को यहां इन्वेस्ट करने के लिए, तो सरकार को ये करना बहुत जरूरी था, डीवैल्यूएशन। और दूसरी चीज, यहां पे सरकार को लोगों को एक्सपोर्ट करना सिखाना था, तो उसके लिए उन्होंने एग्जिम पॉलिसी नहीं बना दी। अब सर नया वर्ड फिर से एग्जिम पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म में बनाई गई सरकार के द्वारा, और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले काफी ज्यादा टैक्सेस को कर दिया गया कम। ये है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। इसका डिटेल्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, तो इसका डिटेल क्वेश्चन आप ये लोग ये देखो और इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींचना। हाँ जी गाइस, तो ये लिबरलाइजेशन के क्या थे? चारों रिफॉर्म। अगर सर क्वेश्चन आ गया पूरा लिबरलाइजेशन पे, तो चारों लिखने क्या? हाँ चारों लिखने हैं, चारों को थोड़ा थोड़ा समझाना है। अगर पूरे लिबरलाइजेशन पे क्वेश्चन आए तो, अभी क्वेश्चन पूरे लिबरलाइजेशन पे नहीं आता है, जनरली यही आते क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा सर? ये तो आपने दिखा दिए। बेसिक क्वेश्चन की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पूछे जाएंगे, पर लिखा हुआ आएगा एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड अंडर लिबरलाइजेशन, या फिर इंट्रोड्यूस्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर इंट्रोड्यूस्ड अंडर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जैसे ये चारों आ सकते हैं। हाँ जी, ये हमारा क्या था? लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट कल वाले वीडियो में आप लोग देखोगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और लास्टली हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स निकले। प्राइवेटाइजेशन से मैं शुरू कर रहा हूं। प्राइवेटाइजेशन वर्ड सुन के दिमाग में क्या चीज आ रही है आपके? प्राइवेट सेक्टर। अर्बनाइजेशन वर्ड सुनते हो तो क्या आता है? अर्बन सेक्टर की बढ़ोतरी हो रही सर। मॉडर्नाइजेशन सुनते हो तो क्या आता है? मॉडर्न सेक्टर सर बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन सुन रहे हो तो सर प्राइवेट सेक्टर की जब बढ़ोतरी आई 1991 में ये हुआ है, सरकार द्वारा किया गया है। किसमें?
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। सो गाइस, प्राइवेटाइजेशन एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है जिसमें सरकार ने अपनी कंपनियां, मतलब अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेचना चालू कर दी प्राइवेट सेक्टर को। बेचना चालू कर दी मतलब, हां बेचना मतलब उसमें सारा मैनेजरियल कंट्रोल शिफ्ट करना चालू कर दिया। कंपनी के बहुत सारे शेयर 60% 70% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। भाई टाटा बिरला अंबानी को बोला भाई ये लो कंपनी, आप लोग चलाओ, आप लोग जीडीपी बढ़ाओ। ये सब चीजें करी प्राइवेटाइजेशन में। मतलब एलपीजी तीनों का मकसद एक ही है, सोचो, प्राइवेट सेक्टर को वेलकम करना और देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना। अभी प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या किया गया वो अपन पढ़ेंगे, बट सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन टॉपिक को डिटेल कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन होता है थ्रू द टूल डिसइन्वेस्टमेंट। इट इज अ टूल, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल फॉर प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट सर क्या है? जब किसी भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाए, किसको? प्राइवेट सेक्टर को, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको वापस निकालने को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखो आप लोग एग्जांपल लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन। ये सर क्या बोल रहे हो? 1991 से पहले बीएसएनएल का नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम सुना होगा। ये प्राइवेट सेक्टर हो गया कब? 1991 के बाद। पहले पूरा सरकार द्वारा चलाया जाता था, फिर बीएसएनएल बना दिया गया। ऐसे ही हिंदुस्तान जिंक, अभी का एग्जांपल ले लो। हिंदुस्तान जिंक को कौन चला रहा है? वेदांता कंपनी। मतलब हिंदुस्तान जिंक इज कंप्लीटली प्राइवेटाइज्ड। पब्लिक सेक्टर कंपनी को सेल कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा हूं। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल फॉर प्राइवेटाइजेशन। अच्छा सर, एक चीज हम आपको बोले अगर और पूछे अगर, सोचो एक बार जो मैं बोल रहा हूं कि अगर आज अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मैंने आपने मिलके क्या किया, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, चलो और ले लो इंडियन ऑयल, उसके शेयर्स अपन ने खरीद लिए, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके शेयर्स अगर खरीद लिए वो भी तो प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है ना, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब वो भी प्राइवेटाइजेशन हुआ क्या? नहीं। अपन जब 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1 लाख रुपए का शेयर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, ऐसा थोड़ा है उस कंपनी के ओनर अपन बन गए, उसका मैनेजरियल पावर अपने पास आया क्या? क्या उसके अंदर अपन ओनर बन गए क्या? एक कंपनी का पार्ट बन गए क्या? रनिंग पार्ट में, ऑपरेटिंग पार्ट में नहीं बने। बट डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक सेल में ऐसा होता है कि कंपनी का अपन हिस्सा बन जाते हैं। क्या बोल रहे हो सर? मैं अब आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल। जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको बीएसएनएल का एग्जांपल दिया, वैसे ही अब सुनो स्ट्रैटेजिक सेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो रिलायंस, टाटा, बिरलास एक्सेट्रा आते हैं और बोलते हैं यार ये वाली कंपनी में खरीद रहा हूं, इसके 60% शेयर खरीद लो। रिलायंस 60% पैसा उस कंपनी में लगा देता है पब्लिक सेक्टर, उसको आप बोलोगे स्ट्रैटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेल जब 51% से ज्यादा कंपनी शेयर्स खरीद ले, प्राइवेट सेक्टर कंपनी शेयर्स खरीद ले पब्लिक सेक्टर कंपनी के, इसके अंदर डायरेक्ट सेल होती है। डायरेक्टली एक जने, 2 जने या 10-12 जने पार्टनर्स को बेचा जाता है और इसके अंदर मैनेजरियल कंट्रोल पूरा उनके पास ले जाता है। भाई अब अंबानी चलाएगा उस कंपनी को। बट माइनॉरिटी सेल में जब अपन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जरियों के थ्रू या फिर अभी जो एक ग्रो ऐप ऐसे करके आ गए, इसके थ्रू अपन अगर खरीदते हैं कोई शेयर्स, when less than 49% of shares of public sector is sold to private sector openly, कोई भी खरीद सकता है, तो एक जना नहीं करोड़ों जने वो शेयर्स खरीद रहे हैं। इसमें भी तो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, बट इसमें सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल ऐसा करते हैं, ऐसी कंपनियां करती है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है, मैनेजरियल एक्सरसाइज की नहीं, पैसों की जरूरत होती है। तो इसके अंदर पब्लिक ऑफर होता है। ये क्या है सर? जब शेयर्स बेचे जाते हैं उसको पब्लिक ऑफर बोलते हैं। एंड इसके अंदर देयर इज नो शिफ्ट इन मैनेजरियल पावर, मैनेजरियल पावर स्टिल रिमेन्स विद पब्लिक सेक्टर। ये क्या पढ़ाया सर? स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल। एक बारी के लिए अगर आपको इसका जस्ट अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के बाद आप देखना स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन आएगा। इसका क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपके लिए एक बार स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल की लैंग्वेज के साथ टॉपिक क्लियर है। ये कहां पे लिखना है सर? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं आएगा। अभी आते हैं टॉपिक पे कि 1991 में सर टाटा बिरला अंबानी की जरूरत क्यों थी? मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए थी गाइस बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो इस साल से पहले 1950 से लेकर 1990 में काम कर रही थी, उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, रिजल्ट बहुत पुअर था। दूसरा, करप्शन और इनएफिशिएंसी। ये क्या है सर? उस टाइम पे करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। मतलब हर नेता बोलता था ये मेरी इंडस्ट्री, तो वो करप्शन लेके आता था। और इनएफिशिएंसी मतलब कि जो वहां के मैनेजर और ये काम करे थे, इतना अच्छा रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी था। तीसरा कारण, उस वक्त इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। क्यों? हर नेता
हर पॉलिटिशियन अपनी मोनोपोली बना के बैठा था, ये रेलवेज मेरा है, ये वाली कोल पेट्रोलियम इंडस्ट्री मेरी है, इसमें कोई नहीं आएगा। तो हर जगह पब्लिक मोनोपोलीज बनी हुई थी कि भाई ये मेरा है मेरा है। तो पब्लिक मोनोपोलीज क्या कर रही थी? पब्लिक मोनोपोलीज कंपटीशन ही नहीं करने दे रही थी। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा भाई? ऐसे कारणों के कारण इट वाज अ स्ट्रिक्ट नीड फॉर कि प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर आए। अब आप एक काम करो, इस टॉपिक का और इसका डिसइन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन देखो ये स्क्रीन पे। तो अब हम आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पे। देखो प्राइवेटाइजेशन अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक सेल हुई, इसके फायदे क्या हुए आखिर देश को? अब फायदे सबसे ज्यादा जो देश को हुए वो हुआ, अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जितनी भी थी वो सारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर कर रही थी। तो पहला फायदा, प्राइवेट सेक्टर आते ही एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का, और ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर टाटा बिरला अंबानी ये सब प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब कि ऑब्वियसली हर प्राइवेट सेक्टर का मकसद ही एक है कि उनका प्रॉफिट बढ़े, तो परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक सरकार थी 1950 से लेकर 1990 के बीच में, तब तक जितना भी काम होता था पहला ऑब्जेक्टिव रहता था सोशल इंटरेस्ट। भाई गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मींस पॉवर्टी रिमूव करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इन सब पे फोकस रहता था। अभी प्राइवेट सेक्टर आते ही क्या चीज हुई? सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब सोशल इंटरेस्ट अब इग्नोर किया जा रहा था। अच्छा सर ये तो डीमेरिट भी हुआ, बिल्कुल ये डीमेरिट भी हुआ, पर ये मेरिट भी हुआ उस टाइम के अकॉर्डिंग। 1991 में ये मेरिट अपन एक बार पढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको मैं डीमेरिट में भी पढ़ाऊंगा बट रादर अभी एक बार अपन मेरिट लेते हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सिर्फ एक जने के पास 4 रास्ते 5 रास्ते होते थे, भाई कोल पेट्रोलियम, सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं मैं। अब प्राइवेट सेक्टर आते ही बहुत सारे सेक्टर्स ओपन होने लग गए, ये भी इंडस्ट्री खोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ओपन करो, ऑटोमोबाइल भी ओपन करो। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मेनी न्यू इंडस्ट्रीज ओपनड अप विच इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोगों का दिमाग खुला यार, वो भी तो बहुत बढ़िया रास्ता है इन्वेस्ट करने का, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट, प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। ये पता है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या है। मींस मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूं। सोवरेन कंज्यूमर क्या होता है? आज अगर मैं मेरी चॉइस से कुछ चीज खरीद सकता हूं, मेरे को सोवरेन एज ए सोवरेन कंज्यूमर बोला जाएगा। तो आज की डेट में भी प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करना चाहता है? जो कंज्यूमर मांगता है। ये 1991 में प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही चालू हुआ है। पहले प्रोडक्शन होता था जो प्रोड्यूसर चाहता था बनाना, पहले वो बिकता था जो पब्लिक सेक्टर बनाता था, अब वो बिकता है जो कंज्यूमर मांगता है। मतलब इसको बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। व्हेन चॉइसेस ओपन अप, व्हेन वोटिंग्स ओपन अप, व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एज पर कंज्यूमर डिमांड्स। ओके, ये है कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो ये मेजर मेरिट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। डीमेरिट आप लोग खुद भी सोच सकते हो। पहला जो मैंने अभी बोला, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, गरीबी, इन सबसे क्या टाटा बिरला अंबानी एक्सेट्रा को मतलब है क्या? नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर है। तो गरीबी से क्या मतलब? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से क्या मतलब? उनको तो प्रोडक्शन पे फोकस करना है। अच्छा नेक्स्ट, एब्जेक्ट पॉवर्टी, बड़ा शानदार पॉइंट है। रिच जो है प्राइवेटाइजेशन के बाद, रिच स्टार्टेड गेटिंग रिचर एंड पुअर स्टार्टेड गेटिंग पुअरर। ये लाइन देखो इस डायग्राम से, मतलब ये एक छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू पॉइंट बनाया है। ये क्या बता रहा है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ। मतलब पुअर तो पुअर की गिनती और बढ़ती गई, पॉवर्टी और बढ़ती गई। किसके कारण? प्राइवेटाइजेशन के कारण। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं रीजनल इनइक्वालिटी। हर रीजन अलग अलग तरीके से ग्रो होने लग गया। मतलब यहां पे बिल्कुल आज भी अपन देख सकते हैं मुंबई दिल्ली बिल्कुल ही अलग दिखता है, और दूसरे जो देश है, मतलब दूसरे जो अपन बात करें सिटीज हैं, वो बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। तो अगर मैं बात करूं रीजनल इनइक्वालिटी, तो एक रीजन में तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है और एक रीजन में, मतलब कहने का मतलब दूसरे रीजन में अनइक्वल ग्रोथ है। दिस हैपेंड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। ये इसका मैक्सिमम आपको कोई डिटेल में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपने सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लिए, इनफ है। तो इसी का स्क्रीनशॉट खींचो। सो गाइज, अब अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नवरत्ना। ये क्या है नवरत्नास? नवरत्नास देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, 9 रत्न। एक्चुअल में 1991 से पहले 9 ऐसी पब्लिक सेक्टर की भी इंडस्ट्री थी जिनसे बहुत शानदार जीडीपी इकोनॉमी में रेज हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऐसी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है जिन्होंने 1991 से पहले, मतलब 1950 से 1990 के ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो दोज 9 ज्वेल इंडस्ट्रीज आर, देखो ये नाम है, क्या क्या नाम है एक बार अपन थोड़े बहुत याद रख लेंगे। पेट्रोलियम के नाम याद रख लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। ये 3 तो पेट्रोलियम कंपनी मतलब ऑयल कंपनीज थी जो कि बहुत अच्छा जीडीपी दिया जिसने इकोनॉमी को। नेक्स्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL,
नेक्स्ट SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। टोटल मिला के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इंडस्ट्रीज है जिनको बोला जाता है नवरत्नास। तो नवरत्नास पे हो सकता है एक MCQ आ जाए जो फिलअप में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नवरत्ना, ऐसा करके एक क्वेश्चन आ सकता है। डिटेल क्वेश्चन तो इसके चांसेस बहुत कम है। ओके गाइस, तो अब देखो प्राइवेटाइजेशन हमारा हो गया, ठीक है। लिबरलाइजेशन हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन वर्ड का पता है, एक बार सुनते ही मीनिंग दिमाग में जरूर आ जाता है, मतलब ग्लोबल होना। मैं इसका एक डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डेफिनेशन में 2 वर्ड इसके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, ध्यान से देखना, इट मींस इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका क्या है? इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस। आज आप लोग देख लो, अपन लोग चाइना पे डिपेंडेंट है, जापान पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, एक तरह से डिपेंडेंसी है। बहुत सारे देश अपने ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया के ऊपर स्पाइसेस को लेकर, मतलब कि स्पाइसेस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इसके लिए अपन लोगों पे डिपेंडेंट है। तो इससे इंटरडिपेंडेंस से क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिलेशन बनता है जो कि टूट नहीं सकता। अगर वो रिलेशन इंटरडिपेंडेंस दोनों की क्रिएट हो गई, इट विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन। और 10 नई चीजें, वहां की लाइफस्टाइल, वहां की टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे को मिलती है और हम भी हमारी चीजें उनको दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, आपस में दोनों का ऐसा रिश्ता बनना जो कि टूटता नहीं है। इंटीग्रेट होना, एक दूसरे के भरोसे चलना। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइवेटाइजेशन के लिए है डिसइन्वेस्टमेंट एक टूल। इसी स्लाइड के नेक्स्ट स्लाइड में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, विच इज अ टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विच इज आउटसोर्सिंग। गाइस, नेक्स्ट वाली स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, आउटसोर्सिंग। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए होता क्या है, वो तो पढ़ लिया। ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारी भारत सरकार ने किया क्या क्या, मतलब व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज विच प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन। पहली स्ट्रैटेजी, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट 51% कर दी। ये क्या थी सर? सरकार ने बोला सारे लोगों को कि अब आप चाहो विदेश में जाके कंपनी खरीद सकते हो, कितने प्रतिशत? 51% आप विदेश में कंपनी खरीद सकते हो। अच्छा सर, ये 51% मतलब क्या ऐसे बाउंडेशन आज भी है क्या? नहीं, आज तो 100% है। 51% से 100% अलाउंस हो गया है। अच्छा, 51% होता क्यों है? इससे क्या नुकसान है? एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग कभी भी कोई बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए चाहिए होता है डॉलर। डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं आरबीआई को। तो डॉलर की कमी ना हो इसलिए सरकार इसको लिमिट को कम रखती थी, अभी भी रखती है काफी। बट अगर मैं बात करूं उस टाइम में सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला भाई अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्रीज करना है, ग्लोबलाइजेशन करने की बहुत जरूरत है, इक्विटी लिमिट बढ़ा दी 51%। मतलब एक भारतीय इंसान जाके विदेश में 51% तक कंपनी खरीद सकता है। इक्विटी लिमिट मतलब इक्विटी शेयर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी कर दी सरकार ने। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो, अगर आज मान लो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, वैसे है नहीं बट अपन प्रैक्टिकल बात करें, मेरे अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए, क्या मैं 1 करोड़ का पूरा डॉलर खरीद सकता हूं क्या? नहीं, कभी नहीं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी सरकार फिक्स करती है कि 70% होगी। 1 करोड़ का 70 लाख का डॉलर ही मिलेगा, 1 करोड़ का 80 लाख का डॉलर ही मिलेगा। मतलब कि एक कन्वर्टेबिलिटी सरकार फिक्स करती है। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 1990 से पहले कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी बहुत कम थी, सरकार ने उसको पार्शियल कर दिया। पार्शियल मतलब सरकार ने उसको 50% तक कर दिया कि अब आप 1 रुपए का अगर चाहते हो तो आपको 50 पैसे का डॉलर तो मिलेगा। मींस अगर 1 करोड़ किसी के अकाउंट में, तो वो 50 लाख तक का डॉलर कन्वर्ट करा सकता था। किसके लिए? इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। अगर विदेश से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके लिए भी कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी पार्शियल कर दी। और रेमिटेंस, मतलब कि जैसे आज रेमिटेंस क्या होता है, मान लो मेरे पेरेंट्स हैं वो चलो मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूं, मेरे पेरेंट्स इंडिया रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जब मैं उनको इंडिया में पैसा भेजूंगा उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंसेस अलाउ कर दिए टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ये भी दूसरी स्ट्रेटजी थी ग्लोबलाइजेशन की। तीसरी देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। सरकार ने बोला अब ट्रेड पॉलिसी बदलेंगे नहीं। कब बोला? 1991 में। ट्रेड पॉलिसी अब 5 साल के लिए एक ही बना दो। इससे क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो लॉन्ग टर्म तक सिक्योर रहता है। भाई अब पॉलिसी तो बदलने वाली है नहीं, एक ही रहने वाली है, तो सरकार ने ट्रेड पॉलिसी बना दी लंबे समय के लिए। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैरिफ। ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्सेस बहुत कम कर दिए, लोग भी फ्री हो गए यार, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इससे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हुए, ग्लोबलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। एक काम करो, ये चैप्टर देखना, चैप्टर नंबर 4, IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। सरकार ने क्या किया था?
कोटाज लगा दिए थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन 1956 में। 1991 में वो हटा दिए कि भाई जो क्वांटिटी आपको विदेश से मंगानी है टेक्नोलॉजी की मंगाओ, जो आपको गुड्स मंगाने हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, विड्रॉल हटा दिया था क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को। ये है स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लैंग्वेज तो पढ़नी पड़ेगी, तो देखो ये क्वेश्चन इसका परफेक्ट लैंग्वेज में। तो अब देखो ये आउटसोर्सिंग टॉपिक, आउटसोर्सिंग बेसिकली होता क्या है। देखो आज मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो एक बार एक टॉपिक समझ लेते हैं अपन कि कोई भी ऐसी सर्विस उठा लो जो किसी और कंपनी की अपन लोग कर रहे हो। जैसे अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी आज ये मार्कर बना रही है, इसका क्या काम होगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, एक तो फैक्ट्री, उसके बाद सेल्स करवाना, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाना कि भाई किसी को दिक्कत आ रही हो नहीं आ रही, मतलब कि ऐसे इसके 4-5 पैनल है, 4-5 काम है। उनमें से एक काम अगर अपन लोग इंडिया वाले कर लें तो, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ऐसे विदेशी कंपनियों के मतलब अब्रॉड कंपनीज के कुछ काम अपन लोग करें तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कोई सर्विस अपन लोग प्रोवाइड करें उनको। आज आईटी इंडिया में इतना आउटसोर्स होता है, मतलब इंडिया ऐसी डेस्टिनेशन मानी जाती है तो बेस्ट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन मानी जाती है। तो अल्टीमेटली आउटसोर्सिंग क्या है, एक बॉन्ड, एक रिलेशन, एक इंटरडिपेंडेंस बनाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। अच्छा, आउटसोर्सिंग पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग इट मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स बेसिकली बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको अपन लोग कॉमनली कॉल सेंटर भी बोलते हैं, बीपीओस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग शॉर्ट में केपीओ, टीचिंग सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, ये बहुत सारी अपन रिसीव भी कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से और अपन लोग दे भी रहे हैं। इससे एक इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस बनती है एंड इट इज अ टूल, इट इज अ टूल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अभी अपना क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं तीनों के एलपीजी के मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अब आते हैं, देखो मेरिट्स और डीमेरिट्स एलपीजी के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फायदे थे क्या नुकसान थे। पहला तो एलपीजी के बाद इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई थी। देखो ये वर्ड जो है ना, इनको मत लूज किया करो, इंडियन इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत जरूरी होते हैं। वर्ड यही लिखना, वाइब्रेंट इकोनॉमी, मतलब अपना जीडीपी जो है सीधा 8% से बढ़ने लग गया एलपीजी आते ही। तो जीडीपी इंक्रीज बाय 8% आफ्टर 1991। उसके बाद स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा और नए नए तरीके की इंडस्ट्रीज आई। उस टाइम पे ही लॉन्च हुई है आईटी इंडस्ट्रीज 1991 के बाद ही। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, ये प्राइवेट सेक्टर के बाद ही है ये। तो स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, ये भी फायदा है कि फिस्कल डेफिसिट, सरकार के जो खर्चे हैं वो हमेशा से ज्यादा रहे हैं और कमाई हमेशा से कम, मतलब एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू। इट मींस इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, मींस व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो गया, किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद। फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस फ्रॉम 8.5% था पहले, वो कितना हो गया 5.5% ऑफ टोटल जीडीपी। पूरे जीडीपी का पहले 8.5% अपन नुकसान में जाते थे पूरे देश के जीडीपी का, अब उसके बाद 1991 के बाद 5.5%, 5.5% हो गया वो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के बारे में चेक, चेक ऑन इन्फ्लेशन, प्राइसेस में भी काफी फर्क आया। प्राइसेस मतलब जो बहुत ज्यादा हाइक हो रही थी पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो उस प्राइसेस में भी बहुत फर्क आया। इन्फ्लेशन में चेक आया, 2011 में अपना इन्फ्लेशन चलता था 6 से 9% के बीच में, मतलब हर साल करीब करीब 6-9% के बीच में प्राइसेस बढ़ती थी। अब 2017 में ये लमसम रिकॉर्ड हुआ है 2.9, मतलब 2.9%। सो दिस इज अगेन अ मेरिट। और मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोल रहा हूं, एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही लगता है, क्या चीज, कि भाई अब जो वो फिगर्स देखेगा ये वाले, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है यार, एटलीस्ट बच्चे को ये फिगर्स भी याद है। फिगर्स जरूर ये थोड़े बहुत याद रखना। अच्छा, एक पॉइंट अभी मैंने पढ़ाया, वापस आ गया, वो कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर आज की डेट में अपनी खुद की चॉइसेस रख सकता है, प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो कंज्यूमर बोलेगा, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी बड़ी आई। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि दूसरे देशों से रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़े, वहां से चीजें यहां आने लगी, यहां के स्पाइसेस ये सब वहां बिकने लगे, तो डॉलर आया, बहुत आया। तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर की गुल्लक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने बढ़ते गए। एंड लास्टली, अपना मार्केट, पहले मोनोपोली मार्केट था, कब, सरकार के हाथ में जब था तो हर जना बोलता था ये रेलवेज मेरा, ये मेरा, हर नेता के हाथ में मार्केट था। अब वो कॉम्पिटिटिव मार्केट बना, कॉम्पिटिटिव मार्केट से फायदा ये हुआ, मॉडर्नाइजेशन आया, नए नए प्रोडक्ट्स आए। ये सब तो मेरिट्स हैं, इसके क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा नहीं है, बट अपन मेरिट्स में एक बार सिर्फ ये टाइटल पॉइंट्स और अंदर 2 या 3 लाइन अपने मन से एक बार फ्रेम करके लिख दें तो भी चलेगा। इसका क्वेश्चन, इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। मेनली डीमेरिट्स का पहला पॉइंट, पूरे एलपीजी चैप्टर में आपने दोनों वीडियोस अगर देख लिए हो, ये पूरे एलपीजी चैप्टर में कहीं पे भी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का नाम आया क्या, नहीं आया ना।
इंडस्ट्रीज के बारे में बात हुई, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी, तो देयर वाज अ कंप्लीट नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पहले मुनाफे दे रहे थे ना, उनको अब कम कर दिया, सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर वाज रिड्यूस्ड, एंड एमएसपी पॉलिसी जो चालू करी थी सरकार ने, उसमें भी काफी घटौती करी। कहने का मतलब है उसमें भी बहुत डिक्रीज किया। तो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे नेग्लेक्ट हुआ, जस्ट ये पूरा टॉपिक खत्म होते ही देखना इसका एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा जिसका डिटेल्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है, हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्ड टू बी बैकवर्डनेस या अपीयर्ड इन बैकवर्डनेस आफ्टर 1991, तो उसका आंसर कैसे लिखना है ये आप देखना, 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। एक बार आगे पढ़ते हैं फिर आप ये क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट सेकंड डीमेरिट एलपीजी का हुआ अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर को फायदा कहां होगा, गांव में या शहर में? ऑब्वियसली शहर में, जहां पे उसको टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, जहां पे उसको उसकी लेबर बहुत हाई क्लास मिलेगी, नॉलेजेबल लेबर मिलेगी, वो फायदा अर्बन सेक्टर में था। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के आते हैं अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। मुंबई, दिल्ली, ये सब चीजें, ये सब शहर बढ़ते गए, दूसरे शहर जो छोटे छोटे गांव थे वो और पीछे जाते गए। नेक्स्ट चीज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। देश प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही थोड़ा सा कॉलोनीज में बढ़ चुका है। ये भाई रिचर का सेगमेंट है, ये पुअरर का, बस्तियां उसके बाद से ही ज्यादा दिखने लगी हैं। तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हुआ है, रिच अलग ही सेगमेंट दिख रहा है, कॉलोनी बढ़ गई, और पुअर अलग ही सेगमेंट दिख रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लॉपसाइडेड मतलब अनबैलेंस्ड, वही वाला पॉइंट, इसको आप ये भी बोल सकते हो रीजनल इनइक्वालिटी। मतलब एक शहर तो इतना आगे बढ़ रहा है और एक शहर में कोई ग्रोथ नहीं है। जहां पे प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर वहीं हाथ डालेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट सेक्टर उसी इंडस्ट्री में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर उसी शहर में जाएगा। तो लॉपसाइडेड हो गया, एक जगह बढ़ी नहीं रही है देश की और एक जगह देश के अंदर बहुत इंक्रीज होती जा रही है। तो दिस वाज लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ये नहीं लग रहा है तीनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल है। अच्छा सर, पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस है क्या? आ जाए तो और बढ़िया, आपका लिखने का काम कम होगा। 4-5 पॉइंट ही तो लिखने हैं, लिखने का काम कम होगा, 2-2 लाइन ही लिखनी पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पॉइंट पे, कल्चरल इरोजन। अपना जो कल्चर, इंडियन कल्चर है, वो धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद भी आज भी धीरे धीरे इरोड, खत्म होने लग गया। इंडियन कल्चर स्टार्टेड लूजिंग इट्स मार्केट। एंड अपन बात करते हैं हर चीज में, सिर्फ इसमें नहीं, खादी आज की डेट में एग्जिस्टिंग ही नहीं है। तो कल्चरल बहुत इरोड हुआ, कल्चर जो इंडियन कल्चर था वो पूरा खत्म होने लग गया। अब सिंपल अगर मैं आपको क्वेश्चन यहां पे दूं एग्रीकल्चर का, सिर्फ एग्रीकल्चर का, तो इसमें 4 मार्क्स का लिख सकते हो क्या? कैसे लिखना है प्रॉपर लैंग्वेज, ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 ऑन 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस।